सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां हम सर डिस्कस करेंगे क्या सीए फाइनल ऑडिट के एमटीपी 1 के जितने भी प्यारे प्यारे नए नए क्वेश्चंस हैं फॉर योर नवंबर 24 एग्जाम। सर क्या एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? भाई साहब, इंटरमीडिएट में अभी रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है, जो भी नए नए क्वेश्चन ये पूछते हैं रिसेंट एमटीपीज में, सिमिलर टू सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है। तो मेक श्योर इन चीजों को आप अच्छे से कवर करके चल रहे हो फॉर योर एग्जाम्स। सर ये वाला पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको इस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले सर एमसीक्यूज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो क्या कहते हैं। मिस्टर राजन इज अ सीईओ ऑफ अ मिड साइज कंपनी, जिसके पास क्या आई सर एक मेल आई जिसमें उसको बोला गया जल्दी 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 अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स ड्यू टू अ सपोज्ड सिक्योरिटी ब्रीच। कौन सी अकाउंट की डिटेल्स है सर? ध्यान से समझना। ये जो मेल है इट वाज अपीयरिंग टू बी रिसीव फ्रॉम कंपनीज बैंक अकाउंट। ऐसा लग रहा है कंपनी के बैंक अकाउंट से आई है, और इसमें से फील आ रही है कि दिस इज अ ऑफिशियल मेल, क्योंकि इसमें बैंक का लोगो भी है और बैंक की ब्रांडिंग भी है। ये जो ईमेल है इसमें एक लिंक है। लिंक किसका है? किसी वेबसाइट का है जो बैंक का लॉगिन पेज जैसा दिख रहा है। कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस, राजन बेचारा टेंशन में आ गया और इसने लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लिंक पे क्लिक करके पहुंचा बैंक की साइट पे, इसने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी डाल दिए। लेटर द कंपनीज आईटी डिपार्टमेंट डिटेक्ट्स की अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गया है किसमें? कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में। और देखा गया कि जो सीईओ था ना राजन, इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी अब ये लीक हो चुके हैं, गलत हाथों में आ गए हैं। प्लीज टेल व्हाट इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो यहां पे सर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या? स्मिशिंग, वेलिंग, स्पीयर फिशिंग, विशिंग। सर ये सब क्या होते हैं? ये हम डिजिटल ऑडिटिंग में पढ़ते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ फिशिंग। फिशिंग मतलब झांसा डालना, जाल डालना, ताकि आप मछली को पकड़ सको। तो सर यहां पे झांसा कैसे डाला जाता है? स्मिशिंग में आप एसएमएस के थ्रू लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हो। वेलिंग में क्या होता है सर? वेलिंग में बड़ी बड़ी मछली पकड़ी जाती है। बड़ी बड़ी मछली यानी बड़े बड़े लोग, जो कंपनी के बड़े लोग होते हैं, उनको बोलते हैं सीनियर और सी लेवल एम्प्लॉय, जैसे कि इस केस में था सीईओ। तो सर इसका मतलब आंसर वेलिंग हो सकता है। अब सर ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का मतलब है जिस मछली पे झांसा डाला उसी को पकड़ना है। यानी मैं एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ता हूं। और कैसे पकड़ता हूं? बाय अ ईमेल। क्या इस केस में ईमेल भेजी गई थी? हां। प्लस स्पीयर फिशिंग में एक कॉन्सेप्ट और होता है सर। क्या? एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ते हैं थ्रू अ ईमेल, और उसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। क्या मैं बोल दूं स्पीयर फिशिंग के भी 3 पॉइंट्स मैच हो गए? हाँ सर, तो ये भी आंसर हो सकता है। और विशिंग में वॉइस कॉल होती है, वॉइस कॉल की बात नहीं करी। तो अब मुझे बताओ, एक केस ऐसा है जिसमें आपका 1 पॉइंट मैच हो रहा है सीईओ, जो कि वेलिंग है। एक केस ऐसा है जिसमें आपके 3 पॉइंट मैच हो रहे हैं, जिसका नाम है स्पीयर फिशिंग। So what should be the most appropriate option? Sir, the right answer should be option C. But ये बहुत बदमाश लोग हैं, इनको ना यहाँ पे सीईओ लिखना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई, जब तुम बच्चे से वेलिंग ठीक ही नहीं करवाना चाहते तो सीईओ लिख के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? वैसे ही बच्चा डिजिटल ऑडिटिंग की तरफ नहीं जा रहा, और ऐसे मजेदार क्वेश्चन बना के उसको थोड़ा और कंफ्यूज कर रहे हो। सो यहाँ पे मोस्टली जनरली द राइट आंसर शुड बी बोथ बी एंड सी, बिकॉज हम एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सर सोशल इंजीनियरिंग अटैक मतलब थ्रू सम सोशल platform you are trying to attract the other person and share the information. So yes, it could have been whaling also, but more appropriate option will be spear fishing. बात समझ आती है? आती है सर। इसके अलावा अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बात करता है सर? ये बात करता है डीएफएल लिमिटेड की। इसने इनवाइट करे टेंडर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या एज अ पर्सन मैं टेंडर में अप्लाई कर सकता हूं फॉर बिकमिंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? आंसर इज यस। कब? जब सर मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब्ड। से विद मी, ओनली एंड ओनली व्हेन द मिनिमम फीस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा? इस केस में आप गिल्टी हो जाओगे। तो ये क्या कहता है सर? टेंडर इज एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑब्वियसली बात है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और कोई कर नहीं सकता। और जो फर्म है उसने टेंडर सबमिट कर दिया कंसीडरिंग द नेचर एंड साइज, और उनको टेंडर मिल गया। 3 साल के लिए टेंडर मिल गया। तो मुझे बताओ क्या ये लोग गिल्टी है? आंसर इज यस। क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा था मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं सर। सो द राइट आंसर विल बी सीडीएस एंड कंपनी विल बी हेल्ड गिल्टी। आर दे गिल्टी? यस। डन 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 सर। यहां पे आई थिंक इन्होंने पहले गलत आंसर दे रखा था, अब ठीक कर दिया, ए हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। मैसर्स पीयू एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्रिक लिमिटेड ड्यूरिंग द ऑडिट। सीए अर्पित ने देखा कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी से नोटिस आए हैं, कुछ पेमेंट हुई है फाइन्स एंड पेनल्टीज की, कुछ अनयूजुअल कैश पेमेंट है, कुछ पेमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जिसपे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और लीगल काउंसिल्स को ही पेमेंट हुई है। तो मुझे बताओ ये सब किसके इंडिकेटर है? सर जब इन्होंने लीगल काउंसिल को पेमेंट करी तो पक्की बात है कोई लीगल केस चल रहा होगा।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब घूस खिला रहे हैं। अनयूजुअल कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, मतलब पीएमएलए एक्ट की कोई दिक्कत हो सकती है, इनकम टैक्स एक्ट की कोई दिक्कत हो सकती है, ब्लैक मनी हो सकता है, फाइन्स पेनल्टीज पे कर रहे हैं, मतलब नॉन कंप्लायंस है। तो द राइट आंसर विल बी डाउट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज। इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जनरली हम डाउट की बात यहां नहीं करते, अकाउंटिंग सिस्टम की बात नहीं करते, गोइंग कंसर्न की नहीं करते। सर आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे पकड़ लिया? क्योंकि मैं ऐसे 250 पढ़ चुका हूं। क्योंकि ऐसे 250 की अगर आप लास्ट में टॉपिक देखोगे तो इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस में यही सारी बातें वहां लिखी होती हैं। बात समझ में आ रही है मित्रों? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। अब आ जाओ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उससे रेलिवेंट पार्ट अपन केस स्टडी से पढ़ के चलेंगे। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 570 हाउ शुड द ऑडिटर डील इन द मैटर ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं कर रहा तो क्या करें? मैंने कहा हमेशा जरूरत होती भी नहीं, हमेशा जरूरत होती भी नहीं। अगर एंटिटी के हेल्दी ऑपरेशंस हैं तो यहां पे नीड भी नहीं है। बट हां, अगर यहां पे कोई दिक्कत की फील आ रही है तो फिर इनको गोइंग कंसर्न असेस करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे इसका मतलब हमारे पास गोइंग कंसर्न को लेके एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस नहीं है तो दो ही ओपिनियन पॉसिबल होते हैं, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। तो आ जाओ जल्दी से एक बार क्वेश्चन में देखते हैं एंटिटी का हाल क्या चल रहा है। तो ये देखता है MNO Limited incorporated in financial year 8081 is a distinguished company in the manufacturing of battery. As one of the oldest manufacturing companies, इसके पास 2 manufacturing plant है और एक distribution network. Remarkably, MNO Limited was among the first company to be listed, underscoring the presence in the market. कंपनी कंसिस्टेंटली सेबी के हिसाब से चल रही है। KPN कंपनी वर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रिजाइन करके चले गए। अब JKL एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये 3 को इग्नोर करो। In conducting the initial audit engagement, they place the reliance on closing balances. During the audit, auditor observed company is unable to pay the creditors on time. Plus वो comply नहीं कर रहे लोन एग्रीमेंट से। ये सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंडिकेटर। सर ये फाइनेंशियल घने बादल हैं कि एंटिटी के फाइनेंसेस की बजी पड़ी है। मोर ओवर की रेशियोज भी इनके लाल हो रहे होंगे, एडवर्स हो गए हैं, एंड इन्होंने मैनेजमेंट को कहा असेसमेंट दो। तो देखो अगर सब हेल्दी चल रहा होता तो हमें असेसमेंट चाहिए भी नहीं थी, बैंड बजी हुई है इसलिए असेसमेंट मांगी और मैनेजमेंट ने इनको असेसमेंट नहीं दी। तो बाबू जब आपके पास मैनेजमेंट की असेसमेंट ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो क्या आएगा? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। तो यहां पे क्या होगा सर? की ऑडिट मैटर कुछ भी, अरे कुछ भी क्या की ऑडिट मैटर? थोड़ा एक लेवल आगे चले। हाँ, इस की ऑडिट मैटर अ सब्सटीट्यूट ऑफ DMRS, disclosure in the financial statement, modified opinion, reporting as per SA 570 और separate opinion on individual matter? No sir। फिर ये कहता है ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एविडेंस रिलेटिंग टू आस्किंग द मैनेजमेंट एंड फॉलो अप एंड शुड एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बिल्कुल नहीं, मॉडिफाई करेंगे। क्या EOM पैरा डालना चाहिए? अरे जब कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है तो अटेंशन किस पे ड्रॉ करोगे? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड में भी अगर ऐसे एग्जाम में एक लेवल आगे चले जाए तो आप क्या लिखोगे? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। मजा आया? मजा आया सर। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे। एज पर SA 501 व्हाट इज द करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर? 501 यानी शगुन का ऐसे, SC फॉर SI, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। ये कह रहा है एग्जिस्टेंस और कंडीशन इन्वेंट्री की कैसे चेक करोगे? जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। सर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे, बट अगर थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक है तो फिर आपको 3-4 अलग प्रोसीजर करने होते हैं। तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन पे रिलाई कर लो, नारे बाबा ना। कंफर्मेशन ले लो अबाउट द क्वांटिटी एंड कंडीशन, या फिर आप इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर कर सकते हो। बिल्कुल सही चीज। थर्ड ऑप्शन कहता है वेरीफाई द इन्वेंट्री विद द कंपनी। सर कंपनी के पास है ही नहीं, थर्ड पार्टी के पास है कुछ भी। एंड लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब कहते हैं क्वेश्चन 6, अमाउंट टू बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लॉज 317। 17 का मतलब है 17, 17 का खतरा। सर खतरा यानी 17 में क्या होता है? सर 16 में RBI से कैश लाते हैं, 16 में RBI से कैश लाते हैं कारों में, 17 में क्या होता है? कैश लॉस होता है। ओहो हो। तो ये कहता है बताओ कितने अकाउंट ऑफ लॉसेज आप यहां पे रिपोर्ट करके चलोगे? तो जल्दी से देखो क्वेश्चन में कैश लॉस दे रखा है। हाँ सर, ये दे रखा है 2.95 करोड़। सो द राइट आंसर विल बी सी। फ्री के 2 नंबर, खुश हो गए। अब आओ क्वेश्चन 7 पे। एज पर ऐसे 510 ये क्या बोलता है? I फॉर
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओ फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू गेट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस वेदर ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन अ मटेरियल स्टेटमेंट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। तो पहले अपन क्या देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद ये कहता है सैप और कैप क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर करने पड़ते हैं, हाँ। क्या हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी देखनी पड़ती है, हाँ। सो तीनों के तीनों सही आंसर है, 1 2 3। सो द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ, सारे पॉइंट मैच हो गए। फोर्थ का डी किया ना अपन ने, हाँ सर। फिफ्थ का क्या किया, बी किया। सिक्स्थ का सी, डी, डन। अब आओ केस स्टडी 2, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन 8। कंसीडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस विच रिपोर्टिंग क्लॉजेज ऑफ कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर यहाँ पे क्या धंधा एनबीएफसी वाला है क्या? EFG Limited incorporated in the year has distinguished itself as the most rapidly growing NBFC। इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? लोन्स ग्रांट करना। पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं। हेड ऑफिस पुणे में है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। रिमार्केबली इसका नोटेबल अचीवमेंट है फर्स्ट NBFC टू बी लिस्टेड। ओवर द ईयर कंपनी ने अच्छा काम किया है, सेबी के साथ कंप्लाई वगैरह किया है, एंड उसके बाद उसने स्टैंडर्ड्स भी कंप्लाई करे हैं। SDS and company thoroughly obtained the knowledge and background of company, including understanding of legal and regulatory requirement। शाबाश। During the audit of financial statement, auditor ने observe किया company has violated one of the prudential guidelines of RBI। क्या थी सर ये? Deposits accept करने वाली। Since the company was non-deposit taking and in one case during the year under consideration, company ने public deposit accept कर ली है। ओहो हो। In this regard, management has also provided detailed note in financial statement। मैनेजमेंट ने इस चीज के ऊपर एक नोट डाला है एंड सब्सिक्वेंटली उसने रीपे कर दिए डिपॉजिट्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑडिटर फील कि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे यूजर्स का अटेंशन आना चाहिए। क्या बोला? मैटर इंपॉर्टेंट है और इस पे यूजर का अटेंशन आना चाहिए। ऑडिटर ऑल्सो सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू 14 डेटर्स टू कंफर्म द बैलेंस। इट वॉज designed in a way debtors will directly respond only when they disagree। ये कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है? NCR मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो अभी सर NBFC के केस में क्या क्या मामला लगता है? मैं कहूं पॉइंट नंबर 1 लगता है। दूसरा ये कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड। अब यहां पे सर थोड़ी मजे लेने की कोशिश कर रहा है ICI। ये कौन सा क्लॉज है? पहला वाला ये तो हमको पता है, ये है सर क्लॉज नंबर 16 RBI वाला। ठीक है सर। ये सेकंड वाला क्लॉज कौन सा है? ये है आपका क्लॉज नंबर 3। याद है अपन लिग्स की बात करते हैं, हाँ, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। तो पहला पॉइंट कहता है लोन्स को बांट दो SAJV और अदर्स में। वो पॉइंट NBFC पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में क्या कहता था, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो भी NBFC पे एप्लीकेबल नहीं होता। सर आप क्या बोल रहे हो, हमको तो सर याद ही नहीं है। मैंने कहा आओ फटाफट। जब भी पॉइंट नंबर 3 अपन पढ़ते हैं लिग्स, तो पहले पॉइंट जो होता है कि आप जो भी लोन्स दिए हैं उनको क्या करोगे सर? इसके केस में आप इनको बाइफरकेट करोगे बिटवीन SAJV, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, प्लस लोन्स टू पार्टीज अदर देन SAJV। और याद रखना पहला वाला जो पॉइंट होता है किस पे एप्लीकेबल होता है? सारी कंपनीज अदर देन NBFC। इसी के साथ साथ ये जो ई पॉइंट होता है ना, ई पॉइंट, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू NBFC। ये ई पॉइंट कौन सा होता है? वन ऑफ द बैड लोन, जो इस बार पैसे आने वाले थे बट आपने सर क्या कर दिया? आपने उसको रिफ्रेश कर दिया। आपने उसको क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? तो रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फिर फ्रेश लोन दे दिया। ये भी NBFC पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहला और सेकंड लास्ट पॉइंट NBFC पे एप्लीकेबल नहीं होते। अब देखो भाई साहब, ये जो पार्ट इन्होंने बोला, क्या ये पहला पॉइंट होता है? नहीं, सेकंड पॉइंट है, ये भी एप्लीकेबल होगा। फिर थर्ड पॉइंट कहता है वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA। हाँ, रिक्वायर्ड है, तो ये भी एप्लीकेबल होगा, क्लॉज नंबर 16। लास्ट पॉइंट कहता है वेदर कंपनी हैज प्रोवाइडेड एनी लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी। सर क्या लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटी वाला पॉइंट पहला पॉइंट था? हाँ, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो इट विल बी ओनली 1, 2 and 3। So the right answer will be option number B। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। What is auditor's responsibility when the audit of EFG Limited for previous year is not conducted by the current auditor? मुझे एक बात बताओ, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसका ऑडिट पिछली बार मैंने नहीं किया था, ठीक है सर, क्या इसको लेके कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
सर एक तो एविडेंस इकट्ठा करना होता है और एक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एविडेंस इकट्ठा करना ये 510 सिखाता है और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ऐसे 710। ये कहता है आप इन मैटर्स को रिपोर्ट करोगे इन अदर मैटर पैरा। ये हमने कहाँ सीखा था, ऐसे 710 में, अभी आपको रेफरेंसिंग दिखा दूंगा, डोंट वरी। प्लस इसमें ईओएम पैरा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्लस ये कहता है आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस देना है दैट ओपनिंग बैलेंसेस डोंट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये किसने सिखाया, ऐसे 510 ने। तो 710 और 510 इन दोनों की वजह से द राइट आंसर विल बी 1 and 3। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन बाय आईसीआई। अगर आपको देखना है एक बार फटाफट आप अपने ऐसे 710 के नोट पे आ जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। आ गए सर, हम 710 के नोट्स पे आ गए सर। अब देखो ये क्या कहता है, जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रायर पीरियड है उनका ऑडिट किसी और ने किया, किसी और ने यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, तो आप एक अदर मैटर पैरा डालते हो। सर अदर मैटर पैरा में आप क्या डालते हो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, उसने क्या ओपिनियन दिया एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इफ इट इज नॉट ऑडिटेड तो भी ये क्या जाता है, अदर मैटर पैरा में जाता है। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपके अदर मैटर पैरा में जाएगी। उसके अलावा अगर डिस्क्लोजर दे दिया इसका मतलब ये नहीं एविडेंस नहीं लेना, अभी भी आपको एविडेंस तो लेना है दैट द ओपनिंग बैलेंस डोंट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बात समझ में आती है मित्रों, आती है सर। तो ये एकदम प्यारी सी बात है जो आपको समझ के चलनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन केस व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर एसे 250 अगर ये गाइडलाइंस का जो वायलेशन हुआ है। सर गाइडलाइंस का वायलेशन क्या हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए जबकि डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी नहीं थी। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, ठीक है, और जबकि ये करने नहीं थे, इसके ऊपर आपने देखा मैनेजमेंट ने एक नोट डाला था, हाँ सर, और वो नोट फंडामेंटल है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस सर। तो हम इसमें क्या करेंगे सर, हम इसमें ईओएम पैरा डालेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है आप इसमें अदर मैटर पैरा डालो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये कहता है ईओएम पैरा, सही है। ये कहता है ईओएम पैरा तो डालो, साथ ही साथ आरबीआई को भी बताओ। अब सोचो क्या आरबीआई को बताने की जरूरत थी अगर एनबीएफसी कुछ हरकतें खराब करती है। सर एक याद है आपने हमको एनबीएफसी में एक टॉपिक पढ़ाया था, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई, सर एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब था जो भी आपको ऊपर पैरा 3 में 3 बातें बताई हैं। सर पैरा 3 का क्या मतलब होता था, एक होती थी हमारी जनरल रिपोर्टिंग फॉर ऑल एनबीएफसी, एक होती थी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और लास्ट वाली होती थी जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें आप एक चीज देखते थे, क्या इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किया। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे, क्योंकि ये अनफेवरेबल चीज है तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। आंसर इज यस। सो राइट आंसर क्या होगा सर, ईओएम पैरा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई। सो द राइट आंसर विल बी पॉइंट नंबर सी। बात समझ आई मित्रों, यस सर। केस सिनेरियो 2 डन, डनाडन डन। अब आ जाओ केस सिनेरियो 3 के पास चलते हैं फटाफट। ऑल द केस सिनेरियोज आर ऑलमोस्ट डन। आओ क्वेश्चन नंबर 11। वेदर द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अ जॉइंट ट्रेनिंग सेशन ऑन जीएसटी। जैसे ही इन्होंने बोला जॉइंट ट्रेनिंग सेशन, मेरा दिमाग कहां गया, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस जो कौन से हैं, पुराने नहीं, नए नए आए हैं सर, नए नए डिसीजंस आए हैं। तो ये कह रहा है क्या जॉइंट ट्रेनिंग सेशन 2 सीएस मिलके ले सकते हैं और क्या उससे जो फीस आई वो शेयर कर सकते हैं। आंसर इज यस, वो कर सकते हैं। सर ये कहां लिखा है, जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस आए नए नए वहां पे लिखी है बात। तो ये कहता है विल इट बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, द आंसर इज नो। तो यस यस वाली सारी चीजें गलत हो गई, ये आंसर सही है। नो एज पर द रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इट इज परमिशिबल for 2 or more CAs to have joint training session for the clients and share the fees collected by both of them। अगर आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स पे जाओगे तो आपको ये चीज एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। फटाफट ईएसबी डिसीजंस पे आओ ना, ये रहा देखो, permissible for 2 or more CA in practice to collectively have joint training sessions on GST and share the fees collected। अगर आपके नोट्स थोड़े पुराने हैं, लास्ट ईयर आपने परचेज किए थे, तो ये चीज आपके नोट्स में नहीं होगी। तो सर हमको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने ये जो ईएसबी डिसीजंस वाले पॉइंट है इस पे आपका यूट्यूब पे लेक्चर डाल रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज इस वीडियो के बाद देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन जो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा ना अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको इसके नोट्स भी एज अ अडेंडम मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अडेंडम जो इशू कर रखा है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है सर। अब सर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। विद रिगार्ड टू BRSR, ये क्या था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, हम इमर्जिंग एरियाज वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। BRSR रिपोर्टिंग ऑन द डेट ऑफ टोटल एमिशंस एंड फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लान्स, हाउ डू यू ट्रीट देम। तो देखो दो चीजें हैं इस केस में,
एक डेटा है टोटल एमिशंस का, एंड सेकंड केस क्या है, फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लान। मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज जरूरी होनी चाहिए? सर जो आपने टोटल एमिशंस करी ना उसके बारे में बताना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को खराब करेगा। ये एक बेसिक चीज है जो आपको मैंडेटरीली बतानी चाहिए, ठीक है सर। और ये जो फ्यूचर प्लान्स वगैरह है ना, दिस शुड बी ऑप्शनल, दिस शुड बी ऑप्शनल फॉर द एंटिटी। तो ये कहते हैं डिटेल्स ऑफ द एमिशन इज अ एसेंशियल इंडिकेटर, एंड ये तो मैंडेटरीली बता के चलो, लॉजिकल है सर। प्लस जो आपका प्लान है ये लीडरशिप इंडिकेटर है, इसके लिए ऑप्शनल डिस्क्लोजर आएगा, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ये जब भी आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, मैंडेटरी क्या होगा, ऑप्शनल क्या होगा, वहां आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलना है, एंड देन दैट्स हाउ यू नीड टू गिव द आंसर। बोथ आर एसेंशियल, गलत बात। डिटेल्स ऑफ एमिशन आर लीडरशिप, ये भी गलत है, एंड बोथ आर लीडरशिप ऑप्शनल, द आंसर इज नो। अब आओ क्वेश्चन 13, वेरी इजी क्वेश्चन। ये कह रहा है कंपनी has for its energy consumption categorized under which principle of national guidelines on responsible business conduct। तो मुझे बताओ, जब भी मैं एनर्जी कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट की। तो क्लॉज 6 एनवायरमेंट को कर दो फिक्स। तो सर यहां पे क्या आएगा, प्रिंसिपल 1 आएगा, मैंने कहा नहीं। प्रिंसिपल 6 आएगा, हाँ। प्रिंसिपल 4 आएगा, नहीं। और प्रिंसिपल 7 नहीं। सर 4 किसकी बात करता था, 4 आपसे बात करता था बेसिकली स्टेक होल्डर्स की, कि सब स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखो, बिकॉज 3 में आप इंप्लॉइज की बात करते थे, 4 में आप बोलते थे सबका ख्याल रखेंगे। एंड जब मैं बोलता हूं 7, ये किसकी बात करता है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। तो ये सब चीजों का कोई रोल नहीं है। अब वो अलग बात है, अगर यहां पे प्रिंसिपल 2 भी दिया होता तो 2 और 6 को साथ लेके चलते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ केवाईसी कोऑपरेटिव बैंक, डू यू थिंक राम वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? अब सर ये केवाईसी कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट कहां दे रखा है, ये केवाईसी कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट कहां दे रखा है? भाई मैंने बोला ना, ये जो रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहला पॉइंट आपके रीसेंट डिसीजन में दे रखा है, इट इज परमिसिबल फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस टू बिकम अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो सर सारे बच्चे बोलो हमको रूरल में नहीं जाना, हमें जाना है अर्बन में। तो याद रखना, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी, सेकेंडरी हमको नहीं चाहिए, हमको सब प्राइमरी चाहिए। तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आप बोर्ड मेंबर बन सकते हो, उनके आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो। याद रहे, डे टू डे फंक्शनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बैठ के फीस लो, बैठ के फीस लो, यानी सिटिंग फीस आप ले सकते हो। क्या बात है सर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मामला है, क्या आप गिल्टी हो गए? ये कहता है यस गिल्टी हो गए बिकॉज आप एक अनदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, ये वाला पॉइंट तो इन्होंने लिखा ही नहीं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इट इज परमिसिबल फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस टू बिकम अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन अ प्राइमरी रूरल, सर रूरल नहीं जाएंगे, अर्बन जाएंगे। इट इज परमिसिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सो नॉट गिल्टी, आंसर इज यस, सी करेंगे। एंड डी कह रहा है गिल्टी है अंडर पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट, गलत बात। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन केस इट इज मेंशन दैट सीए लक्ष्मण इज प्रैक्टिसिंग सीए एंड आल्सो एंगेज्ड इन इक्विटी रिसर्च एडवाइजर। क्या मैं इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता हूं? हाँ सर, बट याद रहे आप रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट्स पब्लिश करी तो उसको धंधा माना जाता है और बिजनेस ऑक्यूपेशन में आप गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सो डू यू थिंक लक्ष्मण विल बी हेल्ड गिल्टी? सो आपने क्या बोलना है, नो। अ सीए इन प्रैक्टिस इक्विटी रिसर्च एडवाइजर तो बन सकता है, बट रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या माना जाता है, धंधा। सो इफ लक्ष्मण डजंट पब्लिश एनी रिपोर्ट ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, सही है बात। ही विल बी हेल्ड गिल्टी, गलत। सीए इन प्रैक्टिस कैन नॉट बिकम एडवाइजर, गलत। यस ही विल बी हेल्ड गिल्टी, गलत। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहां आपके जितने भी एमसीक्यूज थे, यहां आपके जितने भी एमसीक्यूज थे कंप्लीट हो गए। सो सर एमसीक्यू से हमने क्या सीखा, भर भर के एमसीक्यूज आए हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स से, तो प्लीज प्रोफेशनल एथिक्स से कोई कमी नहीं छोड़नी। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ के चलो। एंड तीसरी चीज, एक आध एमसीक्यू अगर ऐसा आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कवर करते हुए चलते हैं। एकदम इजी इजी प्यारे प्यारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आ जाएगा। चलो लेट्स बिगिन विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सबसे पहले सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन पढ़ा करो जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए। ड्राफ्ट द ओपिनियन पैरा, यानी पहले तो पहचानना पड़ेगा ओपिनियन देना क्या है, उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। जब भी ये क्वेश्चन आए भगवान को थैंक यू बोलना, क्यों सर, फ्री के नंबर है। तो सबसे पहले हमें ओपिनियन पहचानना देना क्या है, तो फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन बैंक में है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आई एम डूइंग इट। स्पाइस लिमिटेड एफएमसीजी कंपनी हैज टी गार्डन्स इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री।
ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट कंपनी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर, कंपनी ने क्या किया, जॉइंट वेंचर। जो ऑडिटर है धर्म एंड एसोसिएट्स, उन्होंने उनको एविडेंस नहीं मिला, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला अबाउट अ सिंगल एलिमेंट बीइंग द जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट जो 89% ऑफ द ग्रुप नेट एसेट्स का पार्ट बनती है, एंड इट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव पॉसिबल इफेक्ट। भाई साहब आईसीआई खुद लिख के दे रहा है, आईसीआई खुद लिख के दे रहा है कि एक ही आइटम है एंड दैट इज अ सब्सटेंशियल आइटम, सो बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो कंक्लूजन किस बात का, अगर कंक्लूजन ही नहीं है तो ओपिनियन किस बात का, अगर ओपिनियन ही नहीं है तो क्या करते हैं सर, हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा विड्रॉ कर दो, पूछा तुमसे, सीधा बोल रहा है ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट करो, तो ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट करेंगे, ये नहीं कहना विड्रॉ करेंगे, हमको ओपिनियन ड्राफ्ट ही नहीं करना, ना ना ना। तो आप बोलोगे बिकॉज इंपैक्ट इज बोथ मटीरियल एंड परवेसिव वी विल डिस्क्लेम द ओपिनियन। डिस्क्लेम द ओपिनियन में क्या बोलेंगे, इन अवर ओपिनियन, नो 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 नो, हम अपने आंसर की स्टार्टिंग करेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन। तो जब भी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के एग्जांपल्स पढ़ोगे हमेशा आंसर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, वी डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों नहीं दे रहे, क्या मैं बोलूं इन मैटर्स के अलावा बाकी सब ठीक है, या इन्हीं मैटर्स की वजह से हम ओपिनियन खराब दे रहे हैं सर, इन्हीं मैटर्स की वजह से हम ओपिनियन नहीं दे रहे। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बताया, हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है तो वी डोंट हैव एनी बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, इन अवर ओपिनियन, नो वी डोंट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, इनकी वजह से। बोलो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। हमको क्या नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस ही नहीं है, सो देयर इज नो बेसिस टू गिव द ऑडिट ओपिनियन। क्या चारों पॉइंट्स अपने को ध्यान रहेंगे, डोंट एक्सप्रेस द ओपिनियन, क्यों, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, हमको क्या नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि एविडेंस नहीं है तो कोई बेसिस नहीं है तो गिव द ओपिनियन। अब इन्होंने सर आंसर की स्टार्टिंग थोड़ी अलग से करी है, इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, वी वर इंगेज्ड टू डू द ऑडिट। तो ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो ये वाली बात तो लिखोगे लिखोगे, इसके ऊपर एक पैरा और डाल देना, हमको इंगेज किया गया था टू डू द ऑडिट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नाम ऊपर लिखा है, सब्सिडरीज की बात आप करोगे। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, घबराना मत, वही चीजें लिख रखी है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, एंड कैश फ्लोज के साथ आ जाते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। डील डन, डन सर। अब सर बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो लिख दो कि ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट थी 120 करोड़ की जो 89% है, हमको इसके एक्सेस नहीं है, हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह चेक नहीं कर पा रहे। इसका इंपैक्ट किस पे नहीं देख पा रहे सर, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे, इनकम पे, एक्सपेंसेस पे और कैश फ्लो। तो एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट आइटम हो गए, इनकम एक्सपेंसेस पीएनएल आइटम हो गए, और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर दी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, डिस्कस हाउ सीए शोभित शुड प्रोसीड विद दिस इशू। सर पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सीए शोभित इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड, कंपनी इज एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ऑडिट खत्म होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। However, it becomes known to CA Shobhit that one of the buyers has made a legal claim against the company. सर ये लीगल क्लेम हुआ है 1 जून 2024, क्योंकि इस बेचारे को इंजरी हो गई है ड्यू टू सब स्टैंडर्ड डाइज यूज इन द रग्स कोई कपड़ा वपड़ा रहेगा, इन वन ऑफ द ऑर्डर शिप्ड इन अगस्त 2023। सारे बच्चे मुझे एक बार टाइमलाइन दिखाओ ना इस क्वेश्चन की, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। सर ईयर कौन सा है, 23-24, यानी 31 मार्च 2024 क्या हो गया, मेरी बैलेंस शीट डेट। अब ये क्या कह रहा है, ऑडिट कब खत्म हो रहा है, जुलाई 2024। क्या मैं बोल दूं ऑडिट रिपोर्ट की डेट यहां होगी जुलाई 24 में, यस सर। अब सर इसको पता चला एक लीगल क्लेम आया है, ये लीगल क्लेम कब आया, 1 जून को, तो यानी यहां पे लीगल क्लेम आ गया। लीगल क्लेम आ गया हमारा 1 जून 2024। अब ये लीगल क्लेम रिलेट किसको करता है सर, हमने एक सेल करी थी, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एक सेल करी थी, यानी अगस्त 2023 में जो सेल हुई थी उसको लेके लीगल क्लेम आया है। तो क्या मैं बोल दूं ये जो कंडीशन थी ये एग्जिस्ट करती थी ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको लेके कोई इवेंट हुआ है जो इसको लेके एविडेंस दे रहा है। सो क्या मैं बोल दूं दिस लीगल क्लेम शुड बी अकाउंटेड ऑन दिस डेट, यानी दिस इज अ
adjusting event. This is a adjusting event. Management has decided to agree to about the out of court settlement of 4 करोड़, तो 4 करोड़ का प्रोविजन बनना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइलेंट ऑन दिस इशू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो बताओ सीए शोभित को क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट है. इट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. एडजस्टिंग या डिस्क्लोजर वाला एडजस्टिंग. तो अपन क्या करेंगे, जनरली अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रोविजन. प्रोविजन में आएगा देयर इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, जो एविडेंस दे रहा है ऑफ द कंडीशंस ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट की. क्या प्रोविजन समझ आया, आया सर. अब प्रोविजन के साथ साथ क्या आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर लिखने चाहिए जो आप डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो. हाँ, क्या क्या प्रोसीजर होते थे. सबसे पहले इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि क्या कोई इवेंट अकर हुआ बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट. अगर हुआ तो क्या आपने उसको एडजस्ट और डिस्क्लोज किया. उनके मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेते थे, इंक्वायर करते थे. सर बड़े बोरिंग लोग हैं. फिर हम रीड करते थे मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ साथ और क्या रीड करते थे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी. और लास्ट में लेते थे शेरा वाली अम्बे मां, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. सो दोस्तों आईसीआई ने कितने प्रोसीजर लिखे, एक ही प्रोसीजर लिखा, बाकी सारे प्रोसीजर ग्रुप. इन्होंने बस एक प्रोसीजर लिखा, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट फॉर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट all the events which require adjustment and disclosure have been adjusted and disclosed. मैं कहूंगा सेफ्टी के लिए वो जो 3-4 प्रोसीजर है सारे के सारे इसमें लिख के चलना. फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो और बोलो एडजस्टमेंट की नीड है, पर अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन से और CA Shobhit should ensure adjustment and disclosure are done by the management. अगर नहीं करते then you can consider the impact and report accordingly. बात समझ आती है मित्रों. हाँ सर. सर यहाँ पे मॉडिफाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता 4 करोड़ मटेरियल है या नहीं. तो इन लोगों ने भी एकदम सेफ खेला कि आप इसका इंपैक्ट देखो एंड यू कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. डील डन. डन सर. अब सर बैंक ऑडिट में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बैंक में तो नहीं है, बट यस वी डू कवर इट एज अ पार्ट ऑफ द नोट. सर इसका नाम क्या है कि आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स को कैसे चेक करोगे. तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को सर कैसे चेक करते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया फ्लो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले कहता है ड्यूरिंग द ईयर जो भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं इनके आपने सैंपल बेसिस पे केवाईसी नॉर्म्स चेक करने. वो आधार कार्ड वगैरह पे थंब लगवाते हैं. हाँ सर. तो वो जो केवाईसी नॉर्म्स है हम एज अ ऑडिटर चेक करेंगे. और याद रखना सर, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुलवाता कौन है. जो बिजनेस करते हैं वो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते, करंट अकाउंट खुलवाते हैं. और जो बाकी लोग हैं वो क्या खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं. बात समझ आई नहीं आई. ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, यस. एक हो गए ओपनिंग, एक हो गए नॉर्मल बैलेंसेस, उनको भी सैंपल बेसिस पे चेक करो. तो जो नॉर्मल बैलेंसेस है उनको भी सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे. अब एक बात बताओ, इन अकाउंट्स पे मिलता क्या है, इंटरेस्ट मिलता है. बट क्या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, ना रे बाबा ना, सिर्फ सेविंग अकाउंट पे मिलता है. तो चेक द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेस्ट चेक बेसिस. और याद रहे नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट. क्या आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए. ओपन ड्यूरिंग द ईयर, जो नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर थे उनको सैंपल बेसिस पे देखिए, उस अकाउंट्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट. तो ये तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. सर एक बात बताओ, ये एक बैंक की लायबिलिटी है टू द थर्ड पार्टी. जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है कौन सा पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन. सो वेरीफाई दैट द बैंक्स प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन. एंड लास्ट में एक अजीब सा पॉइंट ध्यान रखना, अगर किसी करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, अगर किसी करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, सर डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, उसने ओवरड्रॉ कर रखा है. अगर ओवरड्रॉ कर रखा है तो ये बैंक का एसेट है. अगर एसेट है तो इसको लायबिलिटी साइड पे सेट ऑफ मत करना, एसेट साइड पे दिखाना अंडर द हेड ऑफ एडवांसेस. तो आपको यहां पे बस यही 4 से 5 पॉइंट लिख के चलने थे. तो देखो क्या क्या लिखा है. सबसे पहले सर ओपन ड्यूरिंग द ईयर उठा लो सैंपल बेसिस पे. इसके लिए आप देखो केवाईसी नॉर्म से कंप्लाई किया, बट याद रहे जो सेविंग अकाउंट है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होता, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट होता है. बाकी अकाउंट्स को आप सैंपल बेसिस पे देख सकते हो. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लेना और याद रहे नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट. एकदम सारे कीवर्ड्स प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रखे हैं. फिर सर क्योंकि थर्ड पार्टी है तो बैलेंस कंफर्मेशन आएगी, वो भी आप सैंपल बेसिस पे ले सकते हो, सब लेने की जरूरत नहीं है. और मसाला क्या था, अगर कहीं डेबिट बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी साइड पे नेट ऑफ मत कर देना, एसेट साइड पे आप अंडर द हेड एडवांसेस दिखाओगे. क्या आप यहां पे 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो इजीली, यस सर. अब यहां पे सर एक एमसीक्यू वाला पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यहां तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा. सर वो क्या है, इन ऑपरेटिव अकाउंट. अब सर ये इन ऑपरेटिव अकाउंट कौन सा है,
जिसमें पिछले 2 साल में ना तो कोई डेबिट ना कोई क्रेडिट, डू विद मी, ना तो कोई डेबिट ना कोई क्रेडिट, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये कहता है इन ऑपरेटिव अकाउंट्स आर अ हाई रिस्क एरिया ऑफ फ्रॉड एज पर आरबीआई गाइडलाइन। इनको हम डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव अकाउंट कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो इन केसेस में भी आप सैंपल बेसिस पे देखना, सर इनऑपरेटिव अकाउंट इज जस्ट लाइक, आप ऐसा बोलो अकाउंट बेहोश पड़ा है। क्या पड़ा है? अकाउंट बेहोश पड़ा है। तो अगर ऐसा कोई बेहोश अकाउंट है जिसको इन्होंने रिवाइव कर लिया, जो अचानक जाग गया, तो ये जागेगा कैसे? विद प्रॉपर अथॉरिटी। बट अगर किसी बेहोश अकाउंट को बंद ही कर दिया तो सर उसके लिए भी ऑथराइजेशन चाहिए, किसी ने पैसा निकाला होगा तभी तो अकाउंट बंद हुआ होगा, ऐसे कोई डोनेशन थोड़ी कर रहा है कि बैंक को पैसा दे दिया। तो अगर उस अकाउंट को आपने रिवाइव किया है या फिर उसमें से विड्रॉल्स वगैरह हुए हैं, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली ऑथोराइज। तो ये आपने बात ध्यान रख के चलनी है। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए 4 से 5 पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए 2 साल वाली बात ध्यान रख के चलना। अब आ जाओ सर, चैप्टर 16 का आपका एक क्वेश्चन है, ऐसे ही 3400 किसकी बात करता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट लाइन रीड करेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय यू when you are determining the ante, nature, timing and extent of procedures to be applied in the review of same। सर किसको रिव्यू कर रहे हैं? पहली लाइन पढ़ो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या ये चीज हमने क्लास में कवर की थी? यस सर, चार्ट बनाया था पूरा क्लास में। तो फटाफट एक बार अगर आपने नोट्स पे आओगे ऑफ दिस चैप्टर तो आपको ये चीज मिल जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी मित्रों, सो मैंने आपको ये चीज लिखाई थी कि दैट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऑफ पीएफआई, इसके लिए क्या क्या मैटर्स कंसीडर करने, आई से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एमटीपी में पूछ लिया, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना बहुत ईजी हो जाएगा अगर अपन इसको डिवाइड कर दें। सर डिवाइड कैसे कर दें? कुछ पॉइंट्स आपके इंगेजमेंट टीम वाले हैं, कुछ पॉइंट्स मैनेजमेंट वाले हैं और कुछ पॉइंट्स आपके बिजनेस वाले हैं। सर इंगेजमेंट टीम के पास क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं होती, तो इनके पास होना चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो आप देखोगे इनके पास क्या नॉलेज आई है इन द प्रीवियस इंगेजमेंट्स, प्लस प्रीवियस इंगेजमेंट से नॉलेज, इसको दूसरा नाम क्या दे दूं? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस विद द बिजनेस, इंडस्ट्री एंड रिपोर्टिंग ऑन पीएफआई। तो इंगेजमेंट टीम का क्या ध्यान रखेंगे? नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब मैनेजमेंट के केस में क्या ध्यान रखना है? कॉम्पिटेंस। क्या मैनेजमेंट को पीएफआई बनानी आती है? प्लस कितनी जजमेंट डाली है इसमें, यानी एक्सटेंट टू विच द पीएफआई इज अफेक्टेड बाय जजमेंट। तो कॉम्पिटेंस एंड जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। एंड लास्ट में बिजनेस, क्या एंटिटी का बिजनेस स्टेबल है? अगर स्टेबल है तो जनरली पीएफआई को एग्जामिन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिख रहा है हर साल रेवेन्यू 10% ग्रो कर रहा है तो आगे 5 साल भी 10% ही ग्रो करेगा। तो मित्रों यही 5 पॉइंट आपको लिखने थे। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम वाले पॉइंट्स बताओ ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो एंगेजमेंट टीम वाले पॉइंट्स को अपन पीले से हाईलाइट करते हैं, नॉलेज ऑब्टेन इन प्रीवियस एंगेजमेंट। एक्सपीरियंस पॉइंट वाला पॉइंट क्या था? एक्सपीरियंस विद पीएफआई, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बात समझ आती है? आती है सर। मैनेजमेंट वाले पॉइंट क्या थे? कॉम्पिटेंस और जजमेंट। मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पीएफआई, प्लस कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, एक्सटेंट टू विच द पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट, जजमेंट। लास्ट पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बस यही 5 पॉइंट्स आप कवर करके चल सकते हो। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ चैप्टर 17, योर फेवरेट चैप्टर, डिजिटल ऑडिटिंग। अब सर डिजिटल ऑडिटिंग में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिमोट ऑडिटिंग छोड़ के मत जाना। रिमोट ऑडिटिंग का क्वेश्चन इस एमटीपी में भी आया, नेक्स्ट एमटीपी में मेरे को देखने को मिला, और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है आपके बैक क्वेश्चन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है। इवन अगर आप क्वेश्चन बैंक खोलोगे वहां भी मिलेगा। ये कहता है सीए कबीर एन ऑडिटर असाइंड टू कंडक्ट रिमोट ऑडिट ऑफ बीतल लिमिटेड। Audit was conducted virtually using online platform with the client sharing documents and participating in video conferences. What are the key considerations जिससे आपका रिमोट ऑडिट इफेक्टिवली भी होगा और उसमें सिक्योरिटी भी होगी? कम ऑन, 2 चीजें किस पे फोकस करनी है? इफेक्टिवली भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से रिमोट ऑडिटिंग के जो क्लास नोट्स बनवाए थे ना उस पे आ जाओ। आ गए सर। रिमोट ऑडिटिंग का सबसे पहली बात मतलब क्या होता है सर? घर बैठे ऑडिट करना। वो होता है ना केबीसी में, घर बैठे जीतो जैकपॉट। तो कंप्यूटर जी, रिमोट ऑडिटिंग का मतलब है घर बैठे ऑडिट करना, यानी थ्रू ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब सर इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर करके चलनी है? तो सबसे पहले देखो आप कर पाओगे यानी फीजिबिलिटी एंड प्लानिंग। तो मैंने कहा प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, 3-4 चीजें देखते हैं, कब तक ऑडिट खत्म करना है। अब सर ऑडिटिंग में हमको बातचीत तो करनी पड़ेगी, वरना क्लाइंट को सपना आएगा कि मुझे क्या चाहिए, यानी देयर शुड बी सम मीटिंग प्लेटफॉर्म। टिंग 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 टिंग। तो एमएस टीम्स वगैरह आप यूज करते हो, जूम वगैरह यूज करते हो, तो मीटिंग प्लेटफॉर्म देख लिया। अब सर टाइमलाइन पता चल गई। टाइमलाइन कैसे पता चली? मीटिंग करके। अब मीटिंग करके क्या मांगते हैं हम क्लाइंट से?
डेटा। तो सर डेटा के लिए क्या चाहिए? डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जैसे ईवाई में अपन लोग क्या करते थे? ईवाई कैनवस यूज करते थे। तो क्लाइंट का एक पोर्टल होता था जिसमें हमको क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे। अब सर जब क्लाइंट का डॉक्यूमेंट आ गया पोर्टल पे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक्सेस ऑथराइजेशन। तो एकदम फ्लो में चलेंगे, मजा आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? हमने एग्री कर ली टाइमलाइन। कहां? मीटिंग में, मीटिंग प्लेटफॉर्म। फिर क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड लास्ट में एक्सेस ऑथराइजेशन। अब जब आपने प्लानिंग कर ली, अब देखो फीजिबिलिटी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है? ऑडिटर और ऑडिटी ने। प्लानिंग हो गई, फिजिबिलिटी हो गई, अब आ जाओ एग्जीक्यूशन। सर एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे? मीटिंग प्लेटफॉर्म था, उस पे वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग करो। सो यूज वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद द क्लाइंट प्लस डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेंगे थ्रू द डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? प्लानिंग, फिजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन। अब सर ये कहता है हमको थोड़ा डर लग रहा है, किसको लेके? कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। तीनों सिमिलर पॉइंट से ध्यान रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। क्या होना चाहिए सर? आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे ना, उस पे सबका एक्सेस नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। सो एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब जब डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो गया, उसको आर्काइव कर दो। आर्काइव कर दो यानी आपने ये चीज ऐसे 230 में पढ़ी होगी, जो भी ऑडिट फाइल है उसको रिटेन करना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, और 60 डेज में बन जाती है। तो ये कह रहे हैं 7 ईयर्स तक आप उसको रिटेन करके रखो। सो इंफॉर्मेशन रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। फिर आप लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसको रिटेन करोगे, प्लस जरूरत पड़ी तो आप एडिशनल एग्रीमेंट्स कर सकते हो। सर किस चीजों के? क्लाइंट कहेगा स्क्रीनशॉट मत लेना मेरे क्लाइंट डेटा के, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट। प्लस हमें उसका नेटवर्क वगैरह एक्सेस करना पड़ता है डेटा निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विच इज अ वेरी सिक्योर्ड वे। तो हम वीपीएन यूज करेंगे टू एक्सेस द आईटी सिस्टम। तो ये आपने 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आर्काइवल, लॉज एंड रेगुलेशन। से विद मी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आर्काइवल, लॉज एंड रेगुलेशन। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उस पे द एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। आर्काइवल का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंटेशन इज डन एंड रिव्यूड, उसको आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म। एंड थर्ड पॉइंट है लॉज, रेगुलेशन और एग्रीमेंट के हिसाब से चलना। सर एग्रीमेंट में 2 बातें क्या लिखी थी? स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है, वो भी ऐसा बोलते होंगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड बाय द ऑडिटी। एंड थर्ड सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सर हमको जो भी डेटा लेना है वो हम कैसे ले रहे हैं? वीपीएन के नेटवर्क के थ्रू, वीपीएन टू एक्सेस द आईटी सिस्टम। एंड लास्ट में सर रिस्क क्या असेस करनी है? रिस्क बस इतनी असेस करनी है, क्या रिमोट ऑडिटिंग काफी है? क्या रिमोट ऑडिटिंग सफिशिएंट है? अगर हाँ तो डॉक्यूमेंट करो कैसे आपने रिस्क असेस करी कि रिमोट ऑडिटिंग इज सफिशिएंट फॉर यू। तो बाबू अगर आप इस पॉइंट्स को देखोगे ना, तो अगर आप समझ के भी लिख रहे हो, आईसीआई चुपचाप आपको 5 में से 3-4 नंबर दे देगा इफ योर की पॉइंट्स आर करेक्ट। तो प्लानिंग में शुभम सर ने क्या बताया था? सर हम एग्री करेंगे ऑडिट कब तक खत्म करना है, टाइमलाइन। कहां एग्री करेंगे? मीटिंग प्लेटफॉर्म। वही नाम दे रखे हैं, जूम कॉल, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये तुमको ऑलरेडी आते हैं। तीसरी चीज, जो डॉक्यूमेंट मांगा मीटिंग में वो किस में मिलेगा? डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसको आप बोल सकते हो डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म। एंड सर उसकी एक्सेस ऑथराइजेशन मिल जानी चाहिए। फिर देखो प्लानिंग के बाद क्या देखते थे? फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी में आपने देखनी है क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है ऑडिटर और ऑडिटी। प्लानिंग का अगला स्टेज क्या होता है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जो मीटिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आप क्या कर सकते हो? वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म से क्या होगा? डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होंगे। सर इसके बाद वाला क्या था? सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपने हमको बोला था कि डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है? आर्काइवल करना है। अच्छा, आर्काइवल करने से पहले मैंने क्या कहा था? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आर्काइवल, लॉज एंड रेगुलेशन। तो फ्लो में चलना। ये कहता है हमको प्रॉपर डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जब भी इंफॉर्मेशन का रिव्यू हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए, उसको रिमूव कर देना एंड स्टोर कर देना एज पर द आर्काइविंग स्टैंडर्ड। डील डन सर। इसका अगला स्टेज क्या था? लॉज एंड रेगुलेशन। हम लॉज एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करके चलेंगे, जरूरत पड़ी तो एडिशनल एग्रीमेंट करेंगे कि स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, बट अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो दैट शुड बी ऑथराइज्ड। प्लस सर आपको एक्सेस करना आईटी सिस्टम को तो आप वीपीएन यूज करोगे, विच इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विच इज अ सिक्योर नेटवर्क। आखिरी में रिस्क क्या असेस करनी है? क्या ये काफी है? इज इट सफिशिएंट टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव? तो लास्ट में कहता है कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट एंड रिस्क ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज देयर। तो जो भी रिस्क है उसको आप देखना कि क्या ये रिमोट ऑडिटिंग सफिशिएंट है। अगर है तो आप डॉक्यूमेंट करके चलो कि इट रिस्क असेसमेंट शुड बी डन फॉर रिमोट ऑडिट, की क्या ये सफिशिएंट होगा। अगर हां तो आप इस चीज को डॉक्यूमेंट करके चलोगे फॉर ईच ऑडिट। बात समझ आती है? आती है सर। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, डिजिटल ऑडिटिंग में डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ। अगर ज्यादा परफेक्शन करने जाओगे तो भाई साहब इस चैप्टर को कितना आना है?
सर आईसीआई की वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3 to 6%। 3 to 6% का मतलब होता है 100 में से 3 से 6 नंबर। तो मैक्स टू मैक्स 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 2 नंबर का एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। गॉट इट सर। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 19 कारो 2020, हमारा फेवरेट पार्ट। ये कहता है डिस्कस द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले सर सिचुएशन नंबर 1 की बात करते हैं, ध्यान से समझना। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी है जिसका नाम है कैंडी लिमिटेड। इसने डिसाइड किया हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को अपग्रेड करेंगे, जो एक प्राइम स्पॉट है बेंगलोर में, वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है सर। एज अ पार्ट ऑफ दिस अपग्रेड, कंपनी ने एक साइड वाला प्लॉट और देखा, जिसको कौन ओन करता है, मिस्टर सिद्धांत, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एक साइड वाला प्लॉट ओन करता है। इनिशियली बेचारा थोड़ा हिचकिचा रहा था बेचने में। बाद में मिस्टर सिद्धांत वॉज परसुएडेड टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ अ लार्जर प्लॉट ओन्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया, एक बड़ा प्लॉट दिया डायरेक्टर को और डायरेक्टर से छोटा प्लॉट ले लिया। क्या मैं बोल दूं, प्लॉट दिया प्लॉट लिया, कोई कैश नहीं दिया लिया। प्लॉट दिया प्लॉट लिया, कोई कैश नहीं दिया लिया, यानी दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और रिलेटेड पर्सन। कौन सा क्लॉज जाग गया सर, आपने हमको पढ़ाया था क्लॉज 13 में रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ने क्या किया था, फ्रॉड। जो किसने पकड़ा था, 14 में इंटरनल ऑडिटर ने। 15 में इंटरनल ऑडिटर ने कहा कैश नहीं है। तो जब भी नॉन कैश की बात होगी कौन सा क्लॉज आएगा, 15 पैरा 3 कारो 2020। इस केस में कौन से सेक्शन से कंप्लाई करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा एक बात और बताओ, लगे हाथों कौन सा क्लॉज और जाग जाएगा सर, डायरेक्टर हमारी रिलेटेड पार्टी होती है, तो क्लॉज 13 भी साथ साथ कोट करना, जो मोस्टली स्टूडेंट्स इस केस में मिस आउट करके चलते हैं। अब ये कहता है प्लॉट इज लोकेटेड ऑन नियर बाय स्ट्रीट डबल द साइज ऑफ सिद्धांत लैंड, सेटिस्फाइड विद द एक्सचेंज, सिद्धांत एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। एक्सचेंज डीड बन गई और सारा काम कंप्लीट हो गया बाय 31 दिसंबर 2023। अब सर आप पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 समझ आ गया, कौन कौन से क्लॉजेस बताओ जल्दी से सर, क्लॉज नंबर 14 और क्लॉज नंबर 13। पार्ट 2 कहता है एक टीडीएस सर्वे कंडक्ट हुआ था इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ कंपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर्वे टीम ने पॉइंट आउट किया देयर वर लैप्सेस ऑन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड उसने एक डिमांड रेस करी है 25 लाख की एज अ असेसी इन डिफॉल्ट। कंपनी ने इसको डिपॉजिट नहीं कराया और अपील फाइल कर दी। अपील कहां फाइल करी, जेसीआईटी अपील्स में। मुझे एक बात बताओ कौन सा क्लॉज आएगा, स से 7, स से स्टैट्यूटरी ड्यूज। अच्छा 7 में कौन सा, अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। जब भी डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं तो सर क्या करते हैं, दो चीजें रिपोर्ट करते हैं, अमाउंट एंड फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। सो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, 25 लाख रुपए। फॉरम क्या है, फॉरम है जेसीआईटी अपील। तो इस तरह से आपने अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले ऊपर वाले के लिए क्या आएगा, क्लॉज 15 पैरा 3 कारो 2020। हमें रिपोर्ट करनी है क्या कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई है डायरेक्टर और उनके कनेक्टेड पर्सन से, अगर हाँ तो सेक्शन 192 की कंप्लायंस चेक करो। क्योंकि डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है तो एक और क्लॉज जाग गया। क्लॉज 13 पैरा 3 कारो 2020। रिलेटेड पार्टी में दो ही चीजें होती है, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। अप्रूव्ड किसके हिसाब से, सेक्शन 177 188, डिस्क्लोज्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर ये क्या कहता है, इसको फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करके बस ये कंक्लूड कर देना। लास्ट में कहता है कारो 2020 में क्लॉज 7 बी आएगा। सर आपको बी याद कैसे था, मैंने कहा पहला अनडिस्प्यूटेड होता है, दूसरा डिस्प्यूटेड होता है, ध्यान रह जाता है। तो ये कहता है अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट, तो दो चीजें रिपोर्ट करनी होती है, अमाउंट एंड फॉरम। फैक्ट्स ऑफ द केस और आप लास्ट में बोलोगे रिपोर्ट एज पर 7B। इसको और अच्छा आंसर बनाने के लिए आप क्या करोगे सर, प्रॉपर रिपोर्टिंग दिखा देना कि अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट कितना था, शायद से 20 लाख रुपए था, 25 लाख, ठीक है। एंड आप दिखा दोगे फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग इज जेसीआईटी अपील्स। मजा आया नहीं आया, आया सर। सो यहां आपके एमटीपी 1 के जितने भी नए नए प्यारे प्यारे क्वेश्चन से उनको मैंने कवर करा दिया। मेरी आप सबसे बस अब एक ही रिक्वेस्ट है सर, क्या एकदम मन लगा के लगे रहो, एकदम मन लगा के लगे रहो। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, God will also reward you with the best of the results। तो यूं ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे, अच्छे से चीज़ों को कवर करते रहेंगे एंड डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मजा आया नहीं आया, आ गया सर, चलो कीप गोइंग।